हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो बिफोर आई स्टार्ट आई विल टेल यू कि कहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1। एंड इन दिस वीडियो आई विल ट्राई टू कंप्लीट all the sections. So I think we have already done section number 149, 150, 151, 152, 160, 161, and thereafter 162, 3. We already done this part, also done. Now this part, uh, from this part I will start section number 165, maximum number of the directorship, and then thereafter 166, 167, 168, 169. So I will try to complete all these section in this video. So without wasting our time, let's start with the vision. Okay, let's start. So first of all, we will start with the section number 165. Maximum number of directorship. So एक डायरेक्टर एट द सेम टाइम कितनी कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ द डायरेक्टरशिप. Okay, let's start. According to the section number 165, person after the commencement not hold the director including any alternate director in more than 20 company at the same time. जब ये एक्ट आया था उसके बाद डायरेक्टर इंक्लूडिंग द अल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब एज अल्टरनेट डायरेक्टर उसने डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है, वो 20 कंपनीज एट द सेम टाइम 20 कंपनीज से ज्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता आफ्टर दिस कमिटमेंट. अब आ जाते हैं 20, मतलब ये जो नंबर है, अब इसमें ना पब्लिक प्राइवेट का क्राइटेरिया है. तो अब देखो, मतलब एक ओपन माइंडेड लेमन लैंग्वेज में आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक तो आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में एट द सेम टाइम पर 20 कंपनीज में एक डायरेक्टर होल्ड कर सकता है डायरेक्टरशिप इंक्लूडिंग द अल्टरनेट डायरेक्टर. अब इसमें से हमें पता करना है कि अब कितना मैक्सिमम क्राइटेरिया प्राइवेट को है, कितना पब्लिक को है और कितना अदर को है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द पब्लिक कंपनी. इट शुड नॉट एक्सीड द 10. मतलब 20 में से 10 तो आप मैक्सिमम सिर्फ पब्लिक कंपनीज की होल्ड कर सकते हो. अब रिमेनिंग जो पार्ट है, अब उसमें प्राइवेट हो, वन पर्सन हो, जो भी हो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं. तो पब्लिक कंपनी में इंक्लूड होगी डायरेक्टरशिप जो कि होल्डिंग है. ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि सब्सिडरी या फिर होल्डिंग है किसी पब्लिक कंपनी की, तो वो भी पब्लिक कंपनी में ही कंसिडर होगा, ना कि वो प्राइवेट कंपनी में. ओके. अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम ये 20 कंपनीज की लिमिट मतलब ओवरऑल कंसिडर करेंगे ना, तो हम इन कंपनीज में, मतलब इन कंपनीज में अगर हमने डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखी है तो उनको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे. मतलब दे आर टोटली आउटसाइड द लिमिट ऑफ 20 कंपनीज. So first of all, dormant company. If you are holding a directorship in a dormant company, then you are totally exempted. Like it will not be considered in a limit of the 20. So dormant company, sorry, सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है. तो सेक्शन 8 कंपनीज में अगर आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे हो, यू कैन कंटिन्यू. डजंट मैटर एक है दो है, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन अ 20 नंबर. ओके. तो एंड नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पार्ट है. हाउएवर ये लिमिट मैंने बता दी, डोरमेंट कंपनी और हमारा सेक्शन 8 कंपनी. अब सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक वो मतलब लाइक एक्सप्लेन एग्जेम्पशन है. एग्जेम्पशन ये है कि सेक्शन 8 पर नहीं लगेगा अगर कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो इन फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 विद द रजिस्ट्रार. मतलब सेक्शन 8 कंपनीज की डायरेक्टरशिप इंक्लूड होगी अगर कॉन्ट्रावेंशन करा है फाइलिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न 92. Agar they have not committed any kind of the default in filing the financial statement of a section 8 company, then you can easily matlab like count not counted for determining the maximum, मतलब it is permitted. ठीक है. अब आ जाते हैं lesser number of the directorship then maximum. अब जो मेंबर हैं कंपनीज के, अब हमारे जो कंपनीज एक्ट उसने प्रोवाइड कर दिया कि 20 कंपनीज मैक्सिमम. अब क्या है, मेंबर जो है बाय पासिंग
स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये डायरेक्टर सिर्फ इतनी कंपनीज में ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। सपोज दैट कंपनी में एचआर पास करा गया और बोला कि ये राम नाम का डायरेक्टर है, ये सिर्फ मैक्सिमम 2 कंपनीज में ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है। तो इस केस में क्या है, वहां पर वो एसआर माना जाएगा और उसे उससे ज्यादा कंपनीज में नहीं होल्ड करनी होगी डायरेक्ट, जितनी उन्होंने एसआर पास करके बताइए। नाउ अब आ जाओ प्रेजेंटिव ऑफ ट्रांजेक्शन वन ईयर। जब जैसे मान लो पहले से जो लोग डायरेक्टरशिप होल्ड करके बैठे थे, सपोज दैट 30 कंपनीज से 40 कंपनीज में, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, तो पर्सन जो होल्डिंग करते हैं उन्हें 1 साल के अंदर अंदर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट उन्हें रिजाइन करना होगा, डिसाइड करना होगा कि मुझे कौन कौन सी कंपनी में, विच कंपनीज आई विल कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप एंड आई विल रिजाइन फ्रॉम दिस कंपनी टू मेंटेन द लिमिट ऑफ द 20 कंपनी। ओके, तो यही लिखा हुआ है कि चूज करेगा कंपनी को, रिजाइन करेगा जिसमें वो रिमेनिंग में नहीं रहना चाहता, फिर वो इंटीमेट करेगा कि किसमें उसे, किस किस को इंटीमेट करेगा, उस हर कंपनी में, और उसके जुरिडिक्शन रजिस्ट्रार में जहां पर वो रिजाइन कर रहा है, जो चॉइस है उसकी सब बताएगा। तो ये सब हो गया पनिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन। अगर आप मोर देन 20 कंपनी, या फिर अगर मान लो आपने कॉन्ट्रावेंशन करा है सेक्शन 8 की कंपनीज में फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन तब भी आप उसे इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए पनिशमेंट दी हुई है। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट इफ पर्सन एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट, हो गया हमारा कॉन्ट्रावेंशन होल्डिंग द डायरेक्टरशिप एग्जम्पशन, तो पेनल्टी लगेगी 2000 रुपीज ईच डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच वॉलेशन कंटिन्यू, बट मैक्सिमम 2 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। 2000 रुपये पर डे से लगेगी जहां से उसने वो कॉन्ट्रावेंशन स्टार्ट करा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद अनदर सेक्शन दैट इज टॉकिंग अबाउट सेक्शन नंबर 166 without wasting a time. Duties of a director. So here is specifies few duties about the director के डायरेक्टर को ड्यूटीज को कंप्लाइंट तो करना ही पड़ेगा। तो आई विल एक्सप्लेन, उसे काम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग विद द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। अगर कोई प्रोविजन लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में तो वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगा, अदरवाइज वो काम करेगा इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। मेरे साथ बैठे बैठे वहीं पर बोलेंगे कि क्या क्या ड्यूटीज है डायरेक्टर। Shall act in accordance with the companies of in the accordance with the article of a company subject to the provision of a companies act, गुड फेज में काम करेगा और कंपनीज के बेनिफिट्स के लिए ही काम करेगा, और shall exercise ड्यूटी विद द ड्यू एंड रीजनेबल केयर, स्किल एंड डिलीजेंस और इंडिपेंडेंस जजमेंट के साथ काम करेगा, और वो किसी भी ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होगा जहां पर उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, और वो कोई भी अनड्यू गेन और एडवांटेज रिसीव नहीं करेगा, मतलब इन मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ अ कंपनी, राइट। नाउ नेक्स्ट ड्यूटी क्या लिखी हुई है, he shall not assign his office to any other person, अपना ऑफिस वो किसी भी पर्सन को असाइन नहीं करेगा, इट विल बी void, टोटली void। ठीक है, ये सारी ड्यूटीज लिखी गई हैं। तो अगर वो इनमें से भी कोई भी ड्यूटी का कॉन्ट्रावेंशन करता है तो लायबल होगा फाइन 1 लाख से लेके 50 लाख तक, मतलब मिनिमम 1 लाख देन अप टू दी 5 लाख। तो ये इसका कॉन्ट्रावेंशन हो गया। पेनल्टी इज नॉट मतलब मैंडेटरी, याद हो रही है तो कर लेना, नहीं हो पा रही है तो मतलब रहने देना। ठीक है, पेनल्टी। अब आ जाओ सम अदर ड्यूटीज, जहां पर होगा इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू कि हाँ ये आप याद कर लीजिए। अब आ जाते हैं सम अदर ड्यूटीज क्या क्या है। टू फाइल द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हमें फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार को, कंपनी को, वो टाइम पे फाइल करेगा। लाइक वो एक डायरेक्टर की ड्यूटी होती है कि रजिस्ट्रार को कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल करने हैं, रजिस्ट्रार क्या क्या काम करेगा, तो ये सब चीजें। तो कन्वे जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग कैसे होनी है, क्या होनी है, और वो डायरेक्टर सारी चीजें डिसाइड करेगा। बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा डायरेक्टर। ठीक है, अब इसके आगे सम अदर ड्यूटीज होगी। अब अपना जो इंटरेस्ट है वो डिस्क्लोज करेगा, टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट के बारे में हम आगे जो बोर्ड का एक लोन रिलेटेड मुझे चैप्टर आएगा उसमें डिटेल्स में बताया गया कि डायरेक्टर को क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है। टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेंबर से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कराएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड, मतलब बिफोर सीइंग द ऑडिट रिपोर्ट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट बैलेंस शीट कैश फ्लो सीएफएस, ये सब फाइनेंशियल सीएफएस, ये सब चीजें अप्रूव कराई जाएंगी डायरेक्टर के द्वारा। ये हमारे डायरेक्टर की ड्यूटी है। अप्रूव एंड अटैच द बोर्ड रिपोर्ट। अब डायरेक्टर की ये भी ड्यूटी है कि वो बोर्ड रिपोर्ट में जो जो चीजें लिखी गई हैं पर्टिकुलर्स ऑफ अफेयर्स, वो बोर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्टर रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, वो अटैच करी जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अप्रूवल होने के बाद।
और फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की ड्यूटी किसकी है, हमारे डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर जो है हमारा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करेगा, ये भी हमारे डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। ऑल अबाउट द ड्यूटी पार्ट। तो नाउ स्टार्ट विद द वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर। स्टूडेंट्स, इसमें कुछ ऐसा लॉजिकल नहीं है, इसमें बस यू आपको कैप द फ्यू पॉइंट्स इन योर माइंड कि हाँ 5-6 पॉइंट्स अगर ड्यूटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो यू शुड स्पेसिफाई अबाउट ऑल द ड्यूटीज। डजंट मैटर ऑल यू शुड स्पेसिफाई, बट मेनली इंपॉर्टेंट यू शुड स्पेसिफाई। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वैकेशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 167। लेट्स स्टार्ट। अब आ जाते हैं कौन कौन सी ग्राउंड्स, मतलब किस किस बेसिस पे ऑफिस का राइटर के ऑफिस का वैकेशन होगा। सेक्शन 167, ऑफिस ऑफ वैकेट इमीडिएटली कब हुआ, अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब वो कोर्ट ने ऑर्डर पास करा है, स्पेशल वर्शन पास करा गया है, जो भी सेक्शन 154 में मैंने आपको पढ़ाया था, वो सारी अगर किसी भी एक में से किसी भी एक डिस्क्वालिफिकेशन में वो स्पेसिफाई हो गया तो उस केस में क्या उसका वैकेशन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज जस्ट अ मिनट। अब हाउएवर, अगर मान लो 64 सबसेक्शन 2, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट, कॉन्जिक्यूटिव 3 इयर्स एंड, और या फिर डिविडेंड पे रिडेम्पशन वाला पार्ट, उसमें क्या ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर शैल बिकम वैकेट इन ऑल द कंपनीज एक्सेप्ट द कंपनी विच इज इन अ डिफॉल्ट। मतलब इसमें क्या होगा, अगर सेक्शन 164 से सेक्शन 2 की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आई तो डायरेक्टर क्या सारी कंपनी से मतलब वैकेट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट इन इन कंपनी इन विच डिफॉल्ट हैज बीन अराइजेस, उस कंपनी में वो डायरेक्टर रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर वो ऑल दी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एब्सेंट हो जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ विद या फिर विदाउट सीकिंग द लीव ऑफ द एब्सेंस ऑफ, मतलब उसने लीव दी हो ना दी हो डजंट मैटर, अगर वो एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करता है, वो एब्सेंट है हर मीटिंग से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो हाँ उसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। और वो या फिर ही एक्ट इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टली इंटरेस्टेड, मतलब अगर वो कॉन्ट्रवेंशन करता है सेक्शन 184 का, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है, तो वहां पर उसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। या फिर वो फेल हो जाता है अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करने से, मतलब अभी मैंने सेक्शन 166 बताया तो उसमें ड्यूटी थी उसकी, अब यहाँ पे अगर उस ड्यूटी को फॉलो नहीं करता वहाँ पेनल्टी भी लगेगी, और यहाँ पे क्या उसका वैकेशन पे अराइज हो जाएगा। he fails to disclose his interest in any contract in which directly involve contravention section 184 का होगा। और अगर कोर्ट ने या फिर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास करा गया है कि ही बिकम अ डिस्क्वालिफाइड, उसे डायरेक्टर की मतलब डायरेक्टरशिप से रिजाइन देना, मतलब उसको वैकेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। या फिर ही इज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कोर्ट ने उसको कन्विक्ट करा है और मॉरल टर्पिट्यूड या फिर कोई भी सजा सुनाई गई है 6 मंथ या फिर उससे ज्यादा की, तो वहां पर उसका वैकेशन तुरंत अराइज हो जाएगा। लेकिन देयर इज अ टू एक्सेप्शन, व्हाट, यहाँ पर ये एक्सेप्शन दी हुई है, just a minute, that is the exceptions। exceptions में लिखा हुआ है, ऑफिस shall not be vacated by a director in case ई एंड एफ, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के लिए रिलैक्सेशन दी गई है, पूरा 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन या फिर ऑर्डर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब 30 दिन के लिए, जिस दिन वो ऑर्डर पास करा गया या फिर जिस दिन वो कन्विक्शन हुआ, तो उस डेट में 30 दिन के लिए उसे ऑफिस वैकेट नहीं करना। जहां पर उसने अपील या फिर पेटिशन फाइल कर दी है 30 दिन के अंदर अंदर अगेंस्ट सच अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 days फ्रॉम द डेट ऑन विच सच डिस्पोज ऑफ, मतलब अगर उसने 30 उसको जो 30 दिन का क्राइटेरिया मिला है, उस 30 दिन के अंदर अगर वो अपील फाइल कर देता है, पेटिशन दे देता है कि हाँ मेरे ये खिलाफ मुकदमा जारी करा गया, ऑर्डर पास करा गया है, तो उस केस में क्या है, जिस दिन वो अपील डिस्पोज ऑफ होगी उसके 7 दिन के मतलब अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 7 days, मतलब उसके बाद 7 दिन का रिलैक्सेशन है, वहां पर उसका वैकेशन अराइज नहीं होगा। वेयर एनी, अगर उन 7 दिन के अंदर कोई फर्दर अपील उसने प्रोसीड करी गई है, तो वहां पर अंटिल फर्दर प्रोसीड, जब तक वो डिस्पोज नहीं हो जाती, जब तक उसका वेकेशन अराइज नहीं होगा, मतलब सिंपल सी बात है। जिस दिन उसके ऊपर ऑर्डर पास करा गया या फिर उसे कन्विक्शन करा गया, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो अपील फाइल कर देता है, जब तक वो अपील डिस्पोज नहीं हो जाती, सपोज दैट आज अपील डिस्पोज हो रही है और आगे का 7 दिन और वहां तक उसका वेकेशन अराइज नहीं होगा, वो उन 7 दिनों में अगर वो फर्दर अपील कर देता है, जब तक वो अपील डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती, जब तक उसका वेकेशन अराइज नहीं होगा। और अगर वो रिमूव करा गया इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू वैकेट द ऑफिस, मतलब ये है इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट।
SFIO या फिर किसी ऑफिसर ने बोल दिया आप तो ने तो फ्रॉड कराया, आप ऑफिस वैकेट करो, तो वहां पर इसका वैकेशन अराइज होगा, तो वो सेक्शन 160 टू 217 के ऑर्डर से 167 में इसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, he have been appointed a director by virtue हो गया हमारा, या फिर एम्प्लॉय सब्सिडरी ceases to hold the office of the employment in that company, तो वहां पर उसका वैकेशन अराइज हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे प्रोविजन ऑफ द एडिशनल ग्राउंड। प्राइवेट कंपनी कुछ एडिशनल ग्राउंड्स भी दे सकती है कि अगर इनमें से अगर आप कोई फॉल होते हो कोई भी कंडीशन में, तो वहां पर आपका वैकेशन अराइज हो जाएगा। प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल में ये चीज स्पेसिफाई, एडिशनल ग्राउंड स्पेसिफाई कर सकती है। पनिशमेंट, सेक्शन 167 में अब पनिशमेंट स्पेसिफाई करी गई है, 1 लाख रुपीज का फाइन जो कि एक्सटेंड जा सकता है 5 लाख रुपए तक। तो ये हो गया फाइन जो डायरेक्टर 167 में वैकेशन में अराइज होगा। ठीक है, अब सपोज दैट ऑल डायरेक्टर्स का ने वैकेट कर दिया ऑफिस, अब इस केस में क्या होगा, कंपनी कौन चलाएगा, जहां पर ऑल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वैकेट करते हैं देयर ऑफिस अंडर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन जो कि स्पेसिफाई है प्रमोटर, कंपनी के प्रमोटर, और अगर प्रमोटर नहीं है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रिक्वायर्ड नंबर, मतलब प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो जो भी मिनिमम क्राइटेरिया है, जैसे कि मतलब लाइक 7 का और 3 मतलब 7 का है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे कि हाँ जरूरी है, इस कंपनी में 5 करने हैं, इस कंपनी में 6 करने हैं, तो उस केस में क्या होगा, इवेंचुअली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कब तक, जब तक हमारे डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करे जाते जनरल मीटिंग में कंपनी के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए रेजिग्नेशन वैकेशन में डिफरेंस है, रेजिग्नेशन क्या, डायरेक्टर को अपनी मर्जी से रिजाइन दे रहा है, वैकेशन में क्या है, वहां उसने कोई भी कॉन्ट्रवेंशन करा है या कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन में राइज हुआ है, वहां मतलब प्रोविजंस की वजह से वो रेजिग्नेशन उसका अराइज हो रहा है। अब देखिए सेक्शन नंबर 168 रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। रेजिग्नेशन क्या है, अगर मान लो डायरेक्टर रिजाइन करना चाहता है तो वो नोटिस देगा, राइटिंग में सर्व करेगा कंपनी के डायरेक्टर को, मतलब कंपनी को सर्व करेगा डायरेक्टर के द्वारा। बोर्ड क्या करेगा, उसको लेगा नोट पर, और रिसीट ऑफ द नोटिस, ऑन द रिसीट ऑफ नोटिस को रिसीव करेगा, और कंपनी इंटीमेट करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 30 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस। जिस दिन कंपनी को वो नोटिस मिला ना डायरेक्टर का कि हाँ मैं रिजाइन करना चाहता हूँ, उस दिन से कंपनी 30 दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करेगी, रजिस्ट्रार को, कि ऐसे ऐसे ये डायरेक्टर क्या है हमारा रिजाइन कर रहा है। तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करा जाएगा, कौन सा फॉर्म फिल करके, DIR-12 कंपनी फिल करेगी। अब फैक्ट्स होंगे सच रेजिग्नेशन के, वो रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर में दिए जाएंगे जो कि प्लेस करे जाएंगे इमीडिएटली फॉलोइंग जनरल मीटिंग। जो भी अगली जनरल मीटिंग होगी, फॉलोइंग का मतलब अगली जनरल मीटिंग में जो भी फैक्ट्स हैं रेजिग्नेशन के, वो सारे प्रस्तुत करे जाएंगे जनरल मीटिंग में। अब डायरेक्टर फॉरवर्ड करेगा कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन विद द रीजन, अब यहाँ पर डायरेक्टर भी फाइल करेगा, वहां से कंपनी ने कर दिया, अब यहाँ से डायरेक्टर भी फाइल करेगा रजिस्ट्रार को विद इन 30 days। कहाँ से होंगे, यहाँ पे डेट ऑफ द रेजिग्नेशन, मतलब जो उसने वो डेट स्पेसिफाई करी है, वो उस डेट से 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को विद द रीजन DIR-11 फाइल करेगा कि हाँ मैं इस कंपनी से रिजाइन दे रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ साइनिंग एंड फाइलिंग ऑफ DIR-11 इन केस ऑफ द फॉरेन कंपनी। अब यहाँ पे फॉरेन, अब मान लो ये तो होगी हमारी इंडियन कंपनी, जो भी हमारी मतलब लाइक कंपनीज है। अब यहाँ पे आ जाता है अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो क्या, अगर उसका डायरेक्टर रिजाइन करना चाहता है तो कैसे करेगा। In case of a company has already filed the DIR-12 with the registrar, कंपनी तो DIR-12 फाइल कर चुकी है, लेकिन फॉरेन जो डायरेक्टर है, मतलब कि कंपनी तो इंडिया की लेकिन डायरेक्टर जो है वो बाहर का है, विदेशी डायरेक्टर है, तो इस केस में क्या, अगर वो कंपनी से रिजाइन कर रहा है तो क्या करेगा, राइटिंग में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी जो कि प्रैक्टिस में है, any other directors of the company to sign such DIR-11 and file the same on the behalf of intimating the reason to the resignation। मतलब उसमें ऑथराइज कर सकता है वो इन राइटिंग में कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एनी अदर डायरेक्टर जो कि रेजिडेंट है, एनी अदर रेजिडेंट डायरेक्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या करेगा, साइन करेगा DIR-11 एंड फाइल करेगा सेम ऑन द बिहाफ, ऑन हिज बिहाफ, फॉरेन डायरेक्टर के बिहाफ पे, और उसको क्या है, इसको रजिस्ट्रार को विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन फाइल कर देगा। अब इसके बाद आ जाते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन कब माना जाएगा, मतलब वो डेट कौन सी होगी जिस डेट पे, इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट,
वो डेट कौन सी होगी जिस डेट में हमारा जो डायरेक्टर है वो उसका डेट रिजिग्नेशन डेट माना जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस इज रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब जिस दिन जब वो इंटीमेट करके डायरेक्टर दे रहा था ना कंपनी को भी नोटिस की ये लो मैं इस कंपनी में रिजाइन दे रहा हूँ, तो जिस दिन कंपनी को वो नोटिस रिसीव होगा या तो वो डेट, या फिर अगर स्पेसिफाई करी गई है नोटिस में कोई डेट, वो डेट विच एवर इज लेटर, जो दोनों में बाद वाली डेट होगी वो हमारी इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन मानी जाएगी। डायरेक्टर हु रिजाइन शैल बी लायबल इवन आफ्टर द फॉर द ऑफेंस हो गया कंट्रोलिंग, उसके जो टेन्योर में जो भी ऑफेंसेस हुए हैं, जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उस दौरान में वो डायरेक्टर था वो आफ्टर रेजिग्नेशन भी लायबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि रिजाइन के बाद छूट जाएगा। कंटिन्यू सॉरी, ही शुड बी कंटिन्यू टू, मतलब लाइबिलिटी उसके ऊपर अराइज रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, अगर मान लो सारे डायरेक्टर्स वाइज प्रमोटर अपॉइंट करेंगे, प्रमोटर नहीं है तो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रिक्वायर नंबर ऑफ द डायरेक्टर, तो उस केस में क्या होगा, कब तक, अगर जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं रिमूवल वाला पार्ट, दैट इज द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। एक बार हम देख लेते हैं हमने कहाँ कहाँ तक पढ़ लिए, जस्ट अ मिनट, वी हैव ऑलरेडी डन दैट पार्ट, ड्यूटी मेंबरशिप मैक्सिमम नंबर, ड्यूटीज, वैकेशन हो गया, रेजिग्नेशन हो गया। वाओ, वी हैव ऑलरेडी डन टिल द सेक्शन नंबर 168। अब तो बहुत कम पार्ट बचा है स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर और कर लेते हैं एंड टू एंड इस वीडियो में, फिर उसके बाद जो लास्ट पार्ट बनाएंगे उसमें हम इसको कवर कर लेंगे, रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, अब देखिए डायरेक्टर का रिमूवल कैसे होगा, रिमूवल मतलब कंपनी चाहती है कि ये डायरेक्टर कंपनी को छोड़े, मतलब वहां पर वैकेशन नहीं है, वैकेशन रिजाइन मैंने आपको बता दिया डिफरेंट चीज है, अब आ जाता है रिमूवल, वहां पर उसको हटाया जा रहा है। ठीक है, रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, या तो शेयर होल्डर हटा रहे हैं या फिर ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल हटा रहा है तो 242 में अराइज होगा, अगर शेयर होल्डर हटा रहे हैं तो सेक्शन 169 में अराइज होगा, जो कि हम यहाँ प्रेजेंटली पढ़ेंगे। अगर शेयर होल्डर रिमूवल कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके या एसआर पास करके, अब मैं बताऊंगी किस केस में एसआर पास करना है, किस केस में ओआर पास करके हम लोग डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं। और इस केस में क्या है, ऑन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 21, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उस केस में क्या होगा, एप्लीकेशन देके ट्राइब्यूनल उसको रिमूव करेगी कि इस डायरेक्टर को रिमूव करो। अब आ जाते हैं, तो हमने एक समरी पढ़ ली जस्ट, लेट्स कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट, दैट इज, अब आ जाते हैं जस्ट रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर करा जा रहा है, तो ये शेयर होल्डर वाला पार्ट है, इसमें बताऊंगी ओआर कब पास हुआ, एसआर कब पास हुआ। अब अगर आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो, सीधा मेंबर को, शेयर होल्डर को एसआर नहीं ओआर पास करना पड़ेगा, ओआर पास करके आप डायरेक्टर को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो ऑफिस से कि भाई तू कंपनी छोड़ के जा। ठीक है, अब वो एसआर किन किन कंडीशन में पास करना पड़ेगा, एसआर हमें पास करना पड़ेगा इन कंडीशन, कब, डायरेक्टर अगर ट्राइब्यूनल के द्वारा अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 242, उस केस में क्या करना पड़ेगा, एसआर पास करना पड़ेगा। और सेक्शन 163 में मैंने आपको बताया था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से 2/3 और मोर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उनको हम ओआर पास करके रिमूव नहीं कर सकते, हमें उनके लिए एसआर ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे कौन सा पार्ट, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैंने वहां पे बताया सेक्शन 149 में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अगर रीअपॉइंटमेंट हुआ है बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन, तो वो रिमूवल भी एसआर पास करके होगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देनी पड़ेगी, मतलब आप ऐसे नहीं सीधा रिमूवल नहीं कर सकते कि जा तो सीधा जा, उसको ये भी नहीं है कि उसको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, जो कि आज के टाइम में नहीं दिया जाता बिल्कुल भी। तो सो दैट यही कि कंपनी पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देगी, देन देयर आफ्टर वो क्या करेगी, डायरेक्टर को रिमूवल करेगी। ठीक है, अब आ जाओ स्पेशल नोटिस shall be required for proposing the resolution to remove the director। अब आप डायरेक्टर को ऐसे रिमूव नहीं कर सकते, अब इसका प्रोसीजर है फुल्ली। ठीक है, तो क्या है स्पेशल नोटिस, क्या है, जो कि साइन होना चाहिए सेक्शन 115 में, मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन 1%। अब ये नहीं है कि कोई भी शेयर होल्डर आएगा और कंपनी के डायरेक्टर को निकाल के चला जाएगा ना, अब उसमें क्या करना पड़ेगा, नोटिस हो जाएगा एक स्पेशल नोटिस जो कि साइन होना चाहिए
इन दोनों में से एक के द्वारा, मतलब या तो वो मेंबर साइन करें जो कि साइन बाय द मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन, कम से कम वो 1% की वोटिंग पावर होल्ड करता हो, या फिर मेंबर होल्डिंग द शेयर ऑन विच एटलीस्ट 5 लाख हैज बीन पेड इन एग्रीगेट। मतलब दोनों में से कोई एक साइन कर दे स्पेशल नोटिस को, वहां पर उसका रिमूवल क्या है, वो अप्रूव हो जाएगा। मतलब क्या, सबसे पहले जो मेंबर है वो होल्ड करता हो वोटिंग पावर नॉट लेस देन 1%, या फिर वो मेंबर जो कि शेयर होल्ड करता है जिस पर उसने 5 लाख रुपए तक पे कर दिए है, तो उस केस में क्या है, वो मेंबर साइन कर दे। और नोटिस क्या सेंड करा जाएगा मेंबर के द्वारा, नॉट अर्लियर देन 3 मंथ but at least for 14 days before the at which resolution is desired to be moved। वही वाली बात है, मतलब कम से कम 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, मतलब कम से कम 14 दिन तो होने चाहिए। और रिमूवल का जो मतलब रिजोल्यूशन पास करने से पहले उससे नोटिस देना पड़ेगा आपको कंपनी को, जो कि मेंबर के द्वारा दिया जाएगा। अब एक्शन बाय द कंपनी क्या लेगी, जब उसे वो स्पेशल नोटिस रिसीव होगा रिमूव करने के लिए, तो वो क्या करेगी, उसकी एक कॉपी क्या करेगी, डायरेक्टर को भेजेगी, ये लो ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए ये नोटिस आया, तुम्हें कंपनी से निकालने का, ये सब मतलब दिया जाएगा। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन, अब डायरेक्टर अपने रिप्रेजेंटेशन अपनी सफाई में भी कुछ बोलेगा, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देनी पड़ेगी और मेंबर्स को। अब वो अपने फैक्ट्स लिखेगा रिप्रेजेंटेशन में कि ये चीज नहीं है, वो अपने क्या करेगा, एक क्लैरिफिकेशन देगा उस स्टेटमेंट में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, जो कि डायरेक्टर कंपनी को देगा। और जो रिप्रेजेंटेशन है वो हर मेंबर को दी जाएगी जिसको मीटिंग का नोटिस सेंड करा गया है। और वो कब, बिफोर मतलब मीटिंग से पहले और रिटन रिप्रेजेंटेशन के बाद वो आराम से उसको दिया जाएगा हर मेंबर को जिनको मीटिंग के नोटिस नोटिस सेंड हुआ है। अब रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी डायरेक्टर तो क्या होगा, अगर मान लो रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजी और एप्लीकेशन हो गया ये सब हो गया, तो इसमें क्या होगा कि on the application either of the company या फिर of any other aggrieved person, tribunal is satisfied that the right of representation are being abused to needless वही publicity और defamer, तो डायरेक्टर जो ट्राइब्यूनल होगा ऑर्डर करेगा डायरेक्टर कंसर्न और टू मेक द पेमेंट्स। और उस केस में क्या है, जो भी मतलब होगी उसकी कंडीशन, ट्राइब्यूनल डायरेक्ट, और इट इज प्रोवाइडेड दैट रिप्रेजेंटेशन जो है हमारी नहीं सेंड करी जाएगी, और तो उस केस में क्या उसको अलाउ नहीं जाएगा वो मीटिंग में अपने रिप्रेजेंटेशन पे मतलब शो करे, डिस्क्लोज करे। और उस केस में क्या है, उसी मीटिंग में क्या होगा, बोर्ड जो है हमारा इन जनरल मीटिंग फाइल करेगा वैकेंसी जो अराइज हुई है और जो डायरेक्टर रिमूव करा है उसके प्लेस पर। और अगर वो वैकेंसी फाइल नहीं होती है तो वो कैजुअल वैकेंसी होगी, और उस केस में जो रिमूव्ड डायरेक्टर वो तो रीअपॉइंट हो सकता, तो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा। और पीरियड ऑफ होल्डिंग कब होगा, अगर जो न्यू डायरेक्टर उसके प्लेस पर अपॉइंट हुआ है, जो पुराना डायरेक्टर से जो रिमूव हुआ था जितना उसका टेन्योर था, तो न्यू डायरेक्टर उसके प्लेस पे उतने टेन्योर तक रहेगा। ठीक है, पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन, जो पर्सन रिमूव्ड हुआ है उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 202 में। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय सेक्शन 169, मतलब कि डेरोगेटिंग फ्रॉम एनी पावर टू रिमूव, वही है उसके पास मतलब कोई पावर नहीं रह जाती रिमूवल डायरेक्टर बाय द ट्रिब्यूनल। अगर मान लो ट्राइब अब आ जाते दूसरे पार्टी, एक तो था शेयर होल्डर, अब आ जाते ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल ने कोई डायरेक्टर रिमूव कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, वही प्रिवेंशन ऑपरेशन जो कि हम आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट। तो ट्राइब्यूनल इज एन पावर टू टर्मिनेट, सेट असाइड या फिर मॉडिफाई किसी भी डायरेक्टर को कर सकता है बिटवीन डायरेक्टर्स हो हमारे कंडीशन। तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्टर जो कि जस्ट और इक्विटेबल ग्राउंड होनी चाहिए, जो डायरेक्टर रिमूव करा गया है पर द ऑर्डर शेल नॉट, कोई भी उसे क्लेम नहीं मिलेगा, जो कि 202 में हम आगे पढ़ेंगे। और उसे कोई भी ना ही अपॉइंटमेंट होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर टू लीव द ट्राइब्यूनल, मतलब जिस दिन उसको ऑर्डर पास हुआ है कि इसको रिमूव करो और ट्राइब्यूनल ने पास करा है, उस दिन से 5 साल तक उसका कोई किसी भी कंपनी में अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर रिमूवल बाय द ऑफ द डायरेक्टर बाय ट्राइब्यूनल, जो कि काफी हार्ड है, मतलब इनके काफी रिजल्ट होते हैं। अगर ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि वहां पर सिर्फ ट्राइब्यूनल ही है जो सेट असाइड मॉडिफाई एग्रीमेंट कर सकती है बिटवीन, हम आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैनेजमेंट कमीशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर या फिर बाय द ट्राइब्यूनल। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही स्टडी करते रहिए एंड लॉट्स ऑफ
थैंक्स कि आपने मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।